नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको आपकी फेवरेट स्टोरी। और आप सुन रहे हैं क्या ये मोहब्बत है। तो प्रीवियस पार्ट सुन लेते हैं और प्रीवियस पार्ट में आपको इस स्टोरी का क्या हुआ, क्या मिला, क्या बना, क्या बिगड़ा, वो बता देते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो रेनो और अव्यांशी होते हैं वो साथ में एंट्री लेते हैं, और हमारी जो लड्डू होती हैं वो और स्नेहा साथ में एक दूसरे तो तब तक हमारी मैडम जो रेना होती है वो पूछती हैं कि तुम दोनों साथ में, तू साथ में ही? तो कहते कि हाँ, हम दोनों साथ में ही। तो फिर अब सुनते हैं आगे क्या हुआ। तो ये दोनों कहती अरे यार तू भी सोचना, अब साथ रुके तो साथ ही आएंगे ना, तो ऑब्वियसली। और इधर दोनों एक दूसरे को एक छोटी सी स्माइल पास करते हैं, और एक ही जगह एक ही कंपनी में काम करके थोड़ा सा इन दोनों में ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुका होता है कि फ्रेंड होते हैं, मगर वो फीलिंग नहीं होती कि हाँ हम फ्रेंड हैं। एक फ्रेंड में होता है ना कि अरे बड़ी कैसा है, या अरे यार तू कैसा है, कैसी है, वो वाला फील नहीं रहा होता है। वो दोनों ये चीज़ एक दूसरे से कहे हुए उनको ऐसा फील होता है कि एक अरसा हो गया हो और इनकी ज़िंदगी ठहर सी गई हो। ठीक है, जब हमारा करीबी कोई फ्रेंड हमसे अचानक से दूरी बना ले तो फील तो होता है, ऑफ कोर्स फील होता है। तो फिर उसके बाद से जो हमारी मैडम रहना होती है तो कहती चलो चलो ऑफिस, अब अंदर नहीं जाना है, बाहर ही खड़े रहना है। और ये दोनों को दूर दूर खड़ा देख के थोड़ा सा वो कहती हैं कि लगता है कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया। तो ये सब जाते हैं चारों अंदर, और इधर हमारी जो अव्यांशी होती हैं अपना बैग उठाए अपने ऑफिस में चली जाती हैं। और जाने के बाद वो बैठती है अपने कैबिन में। ये लोग बातचीत करते हुए अंदर की तरफ जाते हैं। तो अंदर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि अव्यांशी अपना काम करने लगी है, और वो अपना काम करे जा रही हैं, और ये लोग अभी आ रहे हैं। तो तब तक हमारी रैना को अव्यांशी बुलाती हैं। तो रैना कहती कि मैं नहीं जाऊँगी, इनका कुछ ना कुछ अलग ही रहता है, अलग ही चलता रहता है, तो मुझे नहीं जाना। ऐसे मन ही मन सोच रही होती है, पर पॉसिबिलिटी है कि वो ना जाए और अव्यांशी उसको छोड़ दे। तो अव्यांशी फिर से उसको कॉल करती है उसके डेस्क पे। तो कहती है कि जल्दी आओ। तो कहती हैं कि क्या हुआ, कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, प्लीज़ जल्दी आओ। तो वो डर जाती हैं और भागते हुए उनके कैबिन की तरफ जाती हैं। ऐसे भागते हुए जा रही होती है, लड्डू पीछे से आवाज़ दे रही होती हैं, तो वो आवाज़ नहीं सुनती हैं और चली जाती हैं। तो कहती हैं इसको क्या हुआ अचानक से। तो वो कहती हैं कि कुछ तो हुआ है तभी ये ऐसे जा रही है। ये ऐसे भागते हुए पहुंच तो जाती हैं उसके कैबिन में, बट बात ये हो चुकी होती है कि कैसे तबीयत ख़राब हो गई। तो जैसे कैबिन को बिना नॉक किए ही वो अंदर घुस जाती हैं और देखती हैं कि वो आराम से चेयर पे बैठी हुई हैं और कॉफ़ी पी रही हैं। तो कह रही हैं कि आ गई तुम, बैठो। तो कहती हैं कि ये क्या तरीका है अव्यांशी, सॉरी अभी, मतलब सामने वाला ना आए तो मतलब ऐसा। तो कहती हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत जा रही हो, पहले बैठो तो सही, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ वो तो सुन लो। तो कहती हैं कि क्या सुन लूँ, क्या सुनाना चाह रहे हो? हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मैं इतना परेशान भागते हुए आ रही हूँ और आप तो यहाँ आराम से ठीक ठाक हो। ठीक है,
तो कहीं ऐसा एक दिन ना हो जाए कि आपकी तबीयत सच में ख़राब हो, आप ऐसे ही मजाक करते हो, तो मैं ये मजाक समझ के ना आऊँ। तो कहते हैं कि क्या तुम मतलब नहीं आओगी, सच में नहीं आओगे? तो कहते हैं कि सच में मैं नहीं आऊँगी। तो कहती हैं कि अच्छा ऐसा। तो वो जाती हैं, धीरे धीरे उनके कदम उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके गले में हाथों को अपना होल्ड करते हुए और उनके फेस पे देखते हुए कहती हैं कि सच बताओ। तो कहती हैं कि ऐसा सच है, ऐसा होगा? तो कहती हैं कि नहीं। फिर वो अपनी नज़रें झुका लेती हैं और उनके आंखों से आंसू यूँ निकल रहे होते हैं, जिससे अव्यांशी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और कहती हैं कि आई एम सॉरी। तो कहती हैं क्यों? तो कहती हैं कि यूँ मत रो, ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे कि कुछ गलत ना हो। तो कहती हैं कि कुछ गलत ना हो मतलब? तो कुछ भी गलत ना हो और मैं बेहद ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहती है कि खराबी कहाँ है? तो कहते कि हाँ वो तो पता है। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि इनकी मम्मी जो होती हैं, जो रैना की मम्मी होती हैं, वो फ़ोन लगाती है रैना को। रैना फ़ोन नहीं उठाती है। तो रैना फ़ोन नहीं उठाती है तो जो उसकी मम्मी होती है उसको ऑफिस में कॉल लगाती हैं, तो वहाँ पे भी नहीं उठाती है। तब वो जाके थोड़ा परेशान रहती, फिर बार बार कॉल लगाती हैं। तो उसको याद आता है कि अव्यांशी को कॉल लगा के पूछ ले वो कहाँ है। तो अव्यांशी को वो फ़ोन लगाती हैं तो उसके फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है। तो वो उठाती है, कहती कि बेटा मैं रना की माँ बोल रही हूँ। तो कहती कि हाँ जी आंटी बोलिए। तो कहती कि वो रना को मैं बार बार फ़ोन लगा रही थी, फ़ोन ही नहीं लग रहा, तो क्या मेरी आप बात हो सकती है क्या? तो कहते कि जी आंटी, मैं उसको बोलती हूँ मेरी बात होती तो आपसे बात कर ले। उसके सामने ही बात होती है और कहती है कि आई थिंक कुछ अर्जेंट है, तुम अपना फ़ोन, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? तो कहती है कि डेस्क पे। तो कहती है कि अपना फ़ोन ले आओ और फ़ोन करो आंटी को, क्या हुआ? तो कहती हैं कि ठीक है। वो जाती हैं, फ़ोन लेके आती हैं, फ़ोन करती हैं, उनकी माँ से उनकी बात होती है। तो उनकी माँ जो होती हैं उनसे उनकी बात होती है। तो कहती हैं कि बेटा तुम्हारे डैड की तबीयत ख़राब है और उनको एडमिट कराया गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत। तो कहती हैं कि ठीक है मैम, मैं करवाती हूँ अरेंजमेंट ना, आप टेंशन ना लो। तो कहती हैं ठीक है बेटा। तो वो जल्दी से हमारी जो अवेंशी होती हैं अरेंज कराती है सब कुछ और उनके डैड को एडमिट कराती हैं। एडमिट कराने का बस पर्पज़ ये होता है कि जब वो बीमार होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं और शुरू से ही रैना ने अपने परिवार की और अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से संभाली होती है और वो उनकी मॉम काफ़ी ज़्यादा उन पर डिपेंड हो चुकी होती हैं कि अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, रैना है संभाल लेगी। इधर हमारी रैना परेशान हो उठती हैं अपने डैड से मिलने के लिए, क्योंकि अब वो हैं वहीं पे तो मिलने कैसे जाएं। तो कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, कुछ ना कुछ बहाना लगा देना। तो कहती हैं कि तो कहती हैं कि रिलैक्स, ठीक है, तुम चली जाओ, मैं कुछ ना कुछ बहाना करवा दूँगी, जाओ, तुम्हें अपने डैड से मिलने जाना है। तो वो वहाँ से चली जाती हैं और इधर रैना अव्यांशी फ़ोन लगाती हैं, सारा अरेंजमेंट करवाती हैं और इधर रैना जाती हैं अपने डैड को देखने। तो थोड़ा वक्त बीत चुका होता है, 1-1.5 घंटे हो चुके होते हैं
तो उनकी मॉम अचानक से अव्यांशी और रैना को हॉस्पिटल में देख के कि मतलब ये बाहर गई थी तो अचानक से ऐसे कैसे आ गई। तो कहती हैं कि बेटा तुम यहाँ आ गई तो फिर डैड का, तो कहती हैं कि और तुम आज कैसे आ गई इतनी जल्दी। कहती कि मैं अर्जेंट में आई हूँ माँ। तो कहती हैं कि ठीक है बट तुम तो बाहर थी ना, तो फिर तो कहते हैं कि वो तुरंत मैं फ़्लाइट टिकट करा के मैं आई हूँ। तो कहते हैं कि और कंपनी का काम का क्या। तो कहते हैं कि वो भी ठीक है, मैंने बता दिया है तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, कह के ठीक है। तो कहते हैं कि चलो बढ़िया है कि तुम्हारा बॉस काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, बातों को समझ रहा है। तो कहते कि जी माँ, और उनके तकलीफ़ को वो कैसे बताएं, और अपनी मम्मी से गले लग के रोने लगती हैं कि उनके ज़िंदगी में क्या हो रहा होता है कि एक तरह एक चीज़ छुपानी पड़ रही होती है, एक तरफ कुछ चीज़ें दिखानी पड़ रही होती हैं। वो अपनी माँ से चाह के भी कुछ बता नहीं पा रही होती हैं। और वो पूछती हैं उनके भाई के बारे में, तो वो कहती हैं कि वो दोनों हॉस्टल्स में चले गए हैं तो घर पे कोई नहीं है। कहते हैं ठीक है। और अब यहाँ पे सब कुछ वो करती हैं, सब कुछ अरेंज तो हमारी अव्यांशी तो कराई दी होती है। अव्यांशी भी देखने के लिए जाती हैं उनके डैड को, और देखने के बाद वो रैना को बोलती हैं कि रैना तुम रुकोगी या जाओगी। तो कहती कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो कहती कि तुम रुको यहीं पे और जब लगे तो आ जाना। तो कहती हैं कि और आप। तो कहती कि मैं भी रुक रही हूँ ना साथ में। तो वो थोड़ा सा उसकी फेस पे थोड़ा सा सुकून आता है। और इधर लड्डू और स्नेहा का सीन पे शिफ्ट करते हैं। तो लड्डू और स्नेहा ऐसा हुआ होता है कि दोनों एक ही केबिन में इतने ऑकवर्ड तरीके से बैठे होते हैं कि दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला रहे होते हैं। मगर स्नेहा की नज़रों में लड्डू को नहीं पता है, मगर लड्डू को पता है, ये स्नेहा को नहीं पता है कि क्या पता है उसको। तो वो दोनों काम कर रहे होते हैं और अचानक से हमारी स्नेहा को खांसी आने लगती है। तो वो अपने सामने से ग्लास उठा के तुरंत से पीठ पे रब करते हुए पानी देने लगती हैं हमारी लड्डू, और कहते हैं कि ये पानी पी लीजिए मैम, पानी पीजिए, तो लंबी सांस लीजिए, ऐसे बोलते हुए उनके ध्यान देते हुए उनकी चीज़ों को, और काफ़ी ज़्यादा उनका केयर करते हुए वो बढ़ती चली जाती हैं। और बढ़ते तो जाते हैं और पी लेते हैं। फिर अचानक से जैसे ही मतलब उनका हाथ एक दूसरे के हाथ से टच होता है, वो फिर से उनके रात की सारी मेमोरीज़ जो होता है हमारी स्नेहा को याद आने लगता है, और कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ स्नेहा। और फिर उनके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि क्या जो ये अभी मुझे फील हुआ, कहीं इसको भी तो याद तो नहीं, फिर मैं इसको क्या बोलूँगी। मुझे उसको थोड़ा सा होता है ना कि गिल्ट जैसा, कि मतलब अचानक से ऐसे नज़रें कैसे, नहीं हो सकता। तो इन दोनों की ज़िंदगी का कहानियाँ से बढ़ ही रहा होता है। कुछ चीज़ें चली रही होती हैं यूँ। अब इसको पता होता है कि कुछ नहीं पता, और इसको पता है कि नहीं पता है, क्या पता है अब आगे का देखा जाएगा। फिर इसके आगे ये होता है कि फिर अब हम चलते हैं अव्यांशी की फैमिली की तरफ। उसकी मॉम आयशा और जो आशीष होते हैं, सब लोग वेट कर रहे होते हैं दोनों का, और दोनों का वेट करते करते उनकी मॉम फ़ोन करती हैं रना को, और रना कॉल उठाती हैं तो बोलती हैं कि जी माँ। तो तब तक उसकी माँ सामने कहती कि जी। तो कहती हैं कि कब तक आ रहे हो बेटा घर तुम लोग, काफ़ी देर हो गई अभी तक आए नहीं। तो कहती हैं कि माँ
फिर से वो थोड़ा सा साइड चली जाती है और कहती है माम हम लोग आते हैं ना, वो हॉस्पिटल में है। तो कहती हैं कि क्या क्या हुआ, हो गया हॉस्पिटल में क्यों हो तुम दोनों? तो कहती हैं कि वो डैड की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए एडमिट हैं। तो बेटा हम लोग आए हैं क्या? तो वो फिर हड़बड़ा जाती है, कहती नहीं 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 माँ, सब संभाल लिया है देवांशी ने और हम लोग बस आ ही रहे हैं। तो कहती हैं कि ठीक है। तो फिर इधर से लड्डू को फ़ोन करती हैं हमारी अव्यांशी और लड्डू को बोलती हैं आने को हॉस्पिटल में, और बोलती है कि स्नेहा को भी साथ लेके आए। तो स्नेहा और लड्डू दोनों ऑफिस से निकल रहे होते हैं और इन लोगों को शाम हो चुकी होती है हॉस्पिटल में रुके रुके। तो वो दोनों आते हैं और देखते हैं कि रैना और अव्यांशी दोनों यहीं पे हैं। तो उनकी मॉम की हालत देख के, तो उनकी मॉम जो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, लड्डू को बोलती है कि प्लीज़ लड्डू मॉम को घर लेके जा और उनके साथ ही रहना, और किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो बता देना मुझे। रैना बोलती हैं और अव्यांशी भी इधर रुकी हुई रहते हैं, कहती हैं कि स्नेहा प्लीज़ छोड़ देना, ऐसे बस इतना ही बोलती हैं। और क्या कहीं ना कहीं पहले इन दोनों में थोड़ी सी दरार भी आई होती है, मगर अब धीरे धीरे वक्त उस दरार को शायद भर रहा होता, या ये उस तूफ़ान की, मतलब ये तूफ़ान होता है कि जो होता है ना, तूफ़ान आने के पहले एक शांति होती है, तो कुछ ऐसा तो नहीं। फिर कहते हैं कि ठीक है मैं छोड़ दूँगी। तो ये दोनों को लेके जाती हैं जो रैना की माँ होती हैं, रैना की माँ और लड्डू को उनके घर पे छोड़ती हैं और वो खुद चली जाती हैं अपने रूम पे। वहाँ पे बैठ के जाके वो रात में जो सारी चीज़ें हुई होती हैं वो सोचती हैं। अचानक से आज अव्यांशी का फेस सामने उसके आ रहा होता है और इस तरीके से उसका बात करना काफ़ी ज़्यादा उसको ना, मतलब वो डिस्टर्ब कर रहा होता है कि मतलब मैं कर क्या रही हूँ। मतलब वो खुद से सवाल करने लगी होती है कि मैं अपनी एक फ्रेंड, अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोने जा रही थी और ये किस चक्कर में फंस गई मैं क्या से क्या बन गई। आज ना उसके पास कोई अपना है और ना ही आज मेरे पास कोई अपना है। उसको पुरानी चीज़ें अव्यांशी के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे होते हैं कि वो कितना इजीली चीज़ों को सॉर्ट कर देती थी और आज मैं एक चीज़ सॉर्ट नहीं कर पा रही। वो मेरी ज़िंदगी में थी तो काफ़ी कुछ चीज़ें सिंपल और आसान थी। ऐसे सोचते हुए वो ऐसे सोफे पे सर लगा के लेट जाती हैं और सोचते सोचते उनको काफ़ी लेट हो जाता है, 12 बज जाते हैं। अचानक से उनकी नींद खुलती है तो टाइम देखती हैं तो 12 बज रहे होते हैं। तो वो सोचती हैं कि एक बार फ़ोन लगा के पूछ लें। फ़ोन लगाती हैं वो अव्यांशी को और कहती हैं कि सब ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? तो कहती हैं नहीं सब ठीक है, और ये पूछ के ठीक है मैं रख रही। तो वो रख देती हैं और फिर से उनके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो तैयार होती हैं और फिर से वो बाहर निकल जाती हैं। इधर लड्डू अपने मम्मी को बुलाती हैं, उनके पड़ोस में ही उनकी मम्मी होती हैं, तो वो आती हैं और काफ़ी ज़्यादा दोनों उनके माँ का ध्यान रखते हैं। और मतलब होता है ना कि कभी कभी अच्छे लोग मिल जाते हैं और हमें हमारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए भी मिल जाते हैं। तो वैसे ही कुछ होता है। लड्डू काफ़ी अच्छी होती हैं और चीज़ों को समझती भी हैं। समझने पे बस इतनी बात होती है कि कितना कोई समझता है और कितना नहीं। बस उसके बाद ये तकलीफ़ का सिलसिला चल ही रहा होता है। तो फिर इधर होता है कि हमारी जो रैना होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होती हैं, इधर उधर चक्कर काट रही होती हैं। अव्यांशी बोल रही थी कि प्लीज़ रैना बढ़ जाओ, रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा। तो कहती हैं कि पर पता है ना अभी मेरे डैड को हुआ कुछ तो मैं क्या करूँगी, मम्मी को कैसे संभालूंगी, भाई है और ये सब इतनी सारी जिम्मेदारी। तो कहती कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना। तो कहती हैं कि पर ऐसे अचानक से इनकी तबीयत ख़राब कैसे हो गई, मुझे ये नहीं समझ आया। तो
कहती हैं कि कुछ तो हुआ होगा ना, अब ठीक होने के बाद अंकल से ही पूछ सकते हैं और कैसे बताया जा सकता है। फिर ये कहती हैं कि वो मॉम फ़ोन की थी, आप घर चले जाइए, मैं रुकती हूँ यहाँ पे। तो कहती हैं कि ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ के मैं चली जाऊँ? हाँ, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि नहीं होती हैं तुम्हारे प्रति, और नहीं जा सकती मैं दादी को फ़ोन लगा के बोल रही हूँ। तो कहती है कि आप दादी को फ़ोन लगा के बोलेंगे, इससे अच्छा माँ को फ़ोन लगा के बोल देना। तो कहती हैं कि रहना, ठीक है दादी को आइए आप फ़ोन कर लीजिए। फिर उसके बाद वो दादी को फ़ोन करती हैं और बताती हैं, कहती हैं कि दादी आज हम इधर ही हैं हॉस्पिटल में, मैं सुबह तक आती हूँ रना को लेके, आप परेशान मत होइएगा। तो कहती हैं कि ठीक है, ध्यान रखना दोनों अपना अपना। तो कहती हैं हाँ ठीक है। तो फिर इसके बाद से वो फ़ोन रख देती हैं और कहती हैं कि सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, बैठो। और इधर लड्डू परेशान होती है उसकी माँ को देख के कि उनकी तबीयत ख़राब तो नहीं हुई होती है मगर सुधर भी नहीं होती है, मतलब बीमार सी अलग ही दिख रही होती हैं। ऑफ कोर्स अब ऐसे कंडीशन में कौन खुश रहता है। और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अजीब सी बिखरी हुई होती हैं, कुछ सिमट नहीं रहा होता है तब तक बिखर जा रहा होता है। इनकी ज़िंदगी में यही चल रहा होता है। तो इनकी ज़िंदगी कब ठहराव लेगी वो तो आगे के एपिसोड सुनने पे ही पता चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ शालिमाई खूबसूरत कहानी में और सुनते रहिए क्या ये मोहब्बत है। तो चलिए हम आगे की कड़ी आगे सुनेंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है और मिलते हैं कल या अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।